हेलो स्टूडेंट। आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट सेट की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। आपको यहाँ पर 9 क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट में सब क्वेश्चंस जो है वो 9 हैं, तो आपको उनके जो है आंसर्स देने हैं और आंसर्स का रीज़न भी देना है कि क्यों ये समुच्चय है या क्यों ये समुच्चय नहीं है। मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दूं कि समुच्चय क्या होता है, जिसकी कोई परिभाषा हो, ऐसा ग्रुप जिसकी कोई जो वेल डिफाइंड हो, जिसकी कोई ना कोई परिभाषा हो। तो जो भी एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि कोई बहुत इंटेलिजेंट है या बहुत ख़तरनाक है या बहुत ही प्रतिभाशाली है, इस तरह से जो भी बनते हैं, या जो सर्वश्रेष्ठ है, इस तरह से जो एडजेक्टिव्स आते हैं उनकी कोई परिभाषा नहीं होती है। हम एडजेक्टिव्स की परिभाषा नहीं दे सकते। तो यदि भी किसी भी ग्रुप के सामने एडजेक्टिव लग गया है तो आप उसे वेल डिफाइंड नहीं समझ पाएंगे और उसे समुच्चय की श्रेणी में नहीं लेंगे। तो फर्स्ट है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से, अब आप रिमाइंड कीजिए कि 1 जनवरी, जुलाई, जून, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, जिसमें से 3 जो है जिनका आप संग्रह बना सकते हैं। 12 में से 3 आप ले सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास ये इसकी डेफिनेशन है, आप लिख सकते हैं इस तरह से इसको। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो क्या बनेगा कि आप एक ले लेंगे जैन, ठीक है, जनवरी हो जाएगा, फिर एक जून हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका एक संग्रह बना सकते हैं, इसका एक समुच्चय बना सकते हैं। अतः फर्स्ट वाला जो है वह एक समुच्चय है। तो इसमें आपको कोई औचित्य नहीं देना है, बस आप इसको बना देंगे कि ये है। ठीक है, यहाँ बना देती हूँ। J1 इज जनवरी, ठीक है, J2 इज जून एंड J3, मतलब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं और बाद में डिफाइन भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट में आप बना देंगे कि हमारे पास 3 मंथ हैं, तो इसका हमारे पास समझ में जाएगा। J1 इक्वल जनवरी, J2 इक्वल जून और J3 इक्वल जुलाई आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया। देन थर्ड, सॉरी सेकंड, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत में तो बहुत सारे लेखक हैं और सभी सभी में कुछ ना कुछ अलग टैलेंट है, तो आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ आप उत्तर के औचित्य में लिखेंगे कि प्रतिभाशाली एक विशेषण है जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, अतः एक सुपरिभाषित समुच्चय बनना संभव नहीं है। अतः भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह समुच्चय नहीं है। थर्ड है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब 11 बल्लेबाजों का संग्रह, सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो जब से क्रिकेट जो शुरू हुई है तब से लेके अब तक तो बहुत सारे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हो गए हैं, उनमें से 11 चुनना जो है वो इम्पॉसिबल है, वो संभव नहीं है, वो उसकी कोई परिभाषा नहीं है। सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है जिसमें वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं बल्लेबाजी में। तो यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह संभव नहीं है। ठीक है, फिर फोर्थ है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो ये पॉसिबल है, आप बना सकते हैं। मान लीजिए आपकी कक्षा में जो है वो 30 बच्चे हैं, तो आप लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स वेयर एक्स वेयर एक्स इज बिलोंग्स टू कैपिटल एन। कैपिटल एन जो है वो प्राकृतिक संख्या को डिनोट करेगा, और कैपिटल एन की जगह पर आप क्या लिख देंगे कि कक्षा में सभी बालकों का संग्रह, अतः ये जो है समुच्चय बन जाएगा। फिर अगला है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो बन सकता है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, कैसे बनेगा वो देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप उसे, इस तरह से लिखेंगे आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, 100 से कम बनाना है, मतलब 100 से कम क्या होंगी, सच एक्स सच दैट एक्स विच इज बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ठीक है, वेयर वेयर एन इज वेयर एन इज एन नहीं सॉरी एक्स इज वेयर एक्स इज लेस देन एन, लेस देन एन में भी कहाँ तक 100।
ठीक है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह बनाना है। तो x इज दैट x विच इज बिलोंग्स टू कैपिटल N, प्राकृतिक संख्याओं के प्रकार से समुच्चय जो कि कैसा है, 100 से कम है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप एक बना सकते हैं समुच्चय, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे इसको हम। फिर है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो उन्होंने जितने भी देखिए, उपन्यास की परिभाषा होती है कि उपन्यास किस टाइप के होते हैं, कि किस टाइप की बुक को आप उपन्यास कहेंगे। तो इनका आप संग्रह बना सकते हैं, और उनके कुछ काउंटेबल उपन्यास होंगे, उनका हम संग्रह बना लेंगे। फिर सभी पूर्णांकों का संग्रह, तो सभी पूर्णांकों का संग्रह जो है वह बना सकते हैं। यह कहाँ से कहाँ तक आएगा, सम जो है वह माइनस भी हो सकते हैं, और तो इसको हम ले लेंगे z। ठीक है, पूर्णांकों को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z से, और इसे इन्फिनिटी तक बता देंगे। फिर इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह भी बना सकते हैं आप। ठीक है, ये पॉसिबल है, जो पॉसिबल है उसका औचित्य तो आप इजीली दे देंगे, पर जो नहीं है उसका उसका जो है रीज़न वो देना ज़रूरी है। फिर है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो सबसे खतरनाक जो है किस तरह के, अब ये जो है इसका संग्रह बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि खतरनाक तो किसी के लिए कुछ खतरनाक है, किसी के लिए कोई खतरनाक है। ठीक है, जैसे कि एक बहुत छोटा जानवर है, उससे बड़ा जानवर उसके लिए खतरनाक है। तो खतरनाक की यहाँ पे परिभाषा जो है वो है आप नहीं दे पाएंगे कि कैसा जानवर, क्योंकि हर जानवर एक दूसरे के लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये जो है इसका संग्रह बनाना थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, तो ये समुच्चय नहीं है। फिर मान लीजिए a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ये आपको दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट है ना, ठीक, एप्सिलॉन बनाना है आपको, मतलब बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू बताना है। ठीक है, फर्स्ट में देखें आप यहाँ पे, मतलब आपको ये बताना है क्या 5 जो है वह इस समुच्चय के अंतर्गत है या इसमें है। तो आप देखें, ये दिख रहा है आपको 5 यहाँ पे, है ना, ये है 5। तो आप क्या लिखेंगे इन दोनों के पीछे, बिलोंग्स टू, मतलब 5 जो है वो बिलोंग करता है इस सेट ए में। फिर 8 नहीं करता, तो इस तरह से बना देंगे, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इसके बाद 0, तो 0 भी बिलोंग नहीं करता, तो क्या जाएगा, थर्ड में भी नॉट बिलोंग्स टू। फिर 4 जो बिलोंग करता है तो इसमें बिलोंग्स टू। ठीक है, फिर 2 करता है तो 2 भी बिलोंग्स टू। फिर 10 भी करता है, 10 नहीं करता तो 10 इज नॉट बिलोंग्स टू। इस तरह से इसको करेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इज कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, अभी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए, इनको हमें रोस्टर में करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स इज दैट एक्स एक पूर्णांक है, और किस तरह का पूर्णांक है, मतलब इंटीजर है, किस तरह का कि x का जो मान है वो ऋण 3 और 7 के बीच में है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से देखें आप। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखिए, एक्स इज दैट एक्स एक पूर्णांक है जो ऋण 3 और 7 के बीच में है। एक्स का मान किस तरह से है, ऋण 3 और 7 के बीच में। तो आप किस तरह का सेट बनाएंगे, इस तरह से एक सेट बनेगा। ठीक है, मतलब ऋण 3 और 7 के बीच में है, और अगर इक्वल्स टू लगा होता है यहाँ पे बीच में, इक्वल्स टू और इक्वल्स टू लगा होता तो हम ऋण 3 और 7 को भी इसमें लिखते। पर चूंकि ऋण 3 और 7 के बीच में इक्वल्स टू नहीं है, तो हम सिर्फ क्या लेंगे, ऋण 2 होगा, ऋण 1 होगा, 0 होगा, ठीक है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, और हमारा समुच्चय बन जाएगा, है ना। मतलब x का मान कैसा है, ऋण 3 और 7 के बीच में। तो ऋण 3 और 7 के बीच में यही संख्या है, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस सेट बिल्डर फॉर्म से इसको कन्वर्ट करना है रोस्टर में। आया समझ में। नेक्स्ट है b इज इक्वल, मतलब एक सेट b है, कैसा है वो, एक्स इज दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम एक प्राकृत संख्या। तो पहले तो आप ये सोचिए कि प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से अनंत तक, और यहाँ पे कैसी पूछी है, 6 से कम। तो कौन कौन सी संख्याएं होंगी, वो b किस प्रकार का होगा, b इज इक्वल्स टू होगा 1 होगा उसमें,
2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, दैट्स इट, 6 से कम। ठीक है, ये संख्याएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी। सी इज इक्वल्स टू एक्स, जो दो बिंदी है उनको हम सच दैट पढ़ते हैं। ठीक है, सी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का गुणनफल 8 है। ठीक है, दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनका योगफल, सॉरी गुणनफल बोला मैंने, योगफल जो है वो 8 है। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका योगफल जो है वो 8 होगा? तो 4 और 4, तो हम चूंकि सेट में रिपीट नहीं करते हैं वोट को, तो हम कौन कौन सी संख्या ले लेंगे? 6 और 2। ठीक है, 2 और 6, तो दो संख्याएं आ जाएंगी हमारे पास, 6 और 2। ठीक है, तो उसका सेट कैसे बनेगा? एक तो 2 हो जाएगी और एक 6 हो जाएगी, इन दोनों का योगफल क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें प्राकृत संख्या लेनी है इसलिए हम किसी भी माइनस संख्या को, माइनस वाले इंटीजर्स को नहीं ले सकते। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 और 6। इसके अलावा आप सोचे 5 और 3, 5 और 3 भी 8 होगा, तो इसमें 5 भी आएगा और 3 भी आएगा। ठीक है, 5 सॉरी 3 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। मतलब 2, 3 को, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। इस तरह से हम अलग अलग बना सकते हैं ना। फिर है डी। डी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वो जिनका या तो एक से भाग जा सकता है या फिर खुद से भाग जा सकता है, जो स्वयं से विभाजित हो सकती है। जो संख्या 60 की भाजक है, एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। अब 60 की भाजक कौन कौन सी हो सकती है सोचें? तो 2, सबसे पहले तो 1 है, ठीक है, फिर 2 है, उसके बाद 3 भी अभाज्य संख्या है तो 3 भी है। एक अभाज्य संख्या लेनी है आपको। ठीक है, और सोच सकते हैं हम 5। ठीक है, 5 एक अभाज्य संख्या है तो 5 से भी विभाजित है ये 60। और 10 तो भाजी कंपोजिट नंबर है तो 10 नहीं होगी, इस तरह से। ठीक है, इतनी ही होगी, है ना, बस। तो ये संख्या है जिनसे 60 जो है वह जिनका भाग जाता है और वह अभाज्य भी है। फिर 7 है, इसके बाद 11 है, इसके बाद 13 है, इसके बाद 17 है, फिर 23 है, तो नहीं है ना। इतनी संख्या है जो 60 से जिनका भाग जाता है। ठीक है, और ये अभाज्य भी है। इसी तरह से आपको करने हैं आगे के क्वेश्चन 2 जो है वो आपके होमवर्क है, आप करके देखिए। अगर आपसे नहीं बनते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछें मुझसे। ठीक है, थैंक यू सो मच।